आपकी सर कैप आपने पहन रखी है इस वक्त, इस पे लिखा हुआ है एक मौका केजरीवाल को, और यही आपके सभी पोस्टर्स पे, आपके एडवर्टीजमेंट में और हर जगह यही चीज़ झलकता है कि एक मौका केजरीवाल को। तो क्या केजरीवाल जी, ऐसा तो है नहीं कि सीएम वहाँ पे रिज़ाइन देंगे दिल्ली में और यहाँ के सीएम बन जाएंगे? आपके पास अपना कौन सा चेहरा है यहाँ हिमाचल में जिसको आप प्रोजेक्ट करें एज अ सीएम? ये एक केजरीवाल जो गवर्नेंस का जो एक मॉडल बन चुका है, वो एक ईमानदारी का एक सबसे बड़ा जीता जागता प्रूफ है। ये एक नाम ना रहकर एक विचारधारा बन चुकी है, हिंदुस्तान की राजनीति की विचारधारा बन चुकी है। वो आप बताएंगे, अफवाह थी कि उसमें कुछ सच्चाई थी। महेंद्र सिंह ठाकुर जो इतने बड़े कद्दावर नेता हैं भाजपा के, उनके आम आदमी पार्टी के संपर्क में आने की ऐसी खबरें उड़ी थी पीछे जैसे, तो क्या बोलेंगे, अफवाह थी कि था उसमें कुछ वजह? देखिए, मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता और ना ही मैं लूँगा, पर हाँ, ये चीज़ें हैं कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पिछले प्रदेश अध्यक्ष अनूप जी, वो तो मतलब बीजेपी में ही चले गए और बहुत बड़ा सेटबैक था आपके लिए उस वक्त की प्रदेश अध्यक्ष का एक दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना। तो क्या जल्दबाजी की जाती है या इलेक्शन के चलते जल्दबाजी हो रही है रिक्रूटमेंट में? तो कार्यकर्ता पहले से ही 5-6 महीने से उनके हटाने की मांग कर रहे थे कि भाई इनको हटाया जाए। और लेकिन अगर पार्टी उनको हटा देती तो ज़्यादा अच्छा मैसेज आता आपके कार्यकर्ताओं के बीच? जो गलत था वो तो गलत है ही, तो उसमें पार्टी अपने सिस्टम से, पूरे सिस्टम से फॉलो करती है। हम लोग दिखाने के लिए काम नहीं करते, जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस में चलता है कि वो लोग करते कम है, दिखाते ज़्यादा है। बाय प्रोफेशन मैंने होटल मैनेजमेंट किया है, मेरी स्टडी चंडीगढ़ से हुई है, और उसके बाद कुछ हालात ऐसे थे कि मुझे ग्रेजुएशन भी प्राइवेट ही करना पड़ा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आते हैं कि मुझे टिकट अगर मिलेगा, तो अगर टिकट मिलता है तो मैं रहूँगा, काम करूँगा, टिकट नहीं मिला तो मैं फिर निकल जाऊँगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी है। आपको लगता नहीं इस वक्त भी आम आदमी पार्टी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ टिकट के लिए आए हैं? कोई भाजपा छोड़ के आ रहा है, कोई कांग्रेस छोड़ के आ रहा है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष इंटरव्यू में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी वर्ष है और हमारी भी पॉलिटिकल सीरीज चालू हो चुकी है, शुरू कर दी है हमने। हम अभी हमारा एक शो है जिसमें हम जनता के मुद्दे उठाते रहते हैं, मेरे मुद्दे मेरी आवाज़ करके उस कार्यक्रम का नाम है। साथ ही साथ इंटरव्यूज़ का दौर भी जारी है और बहुत कुछ आपको आने वाले समय में हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। और आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हैं, मेरे राइट में आप देख सकते हैं, सुरजीत सिंह ठाकुर जी हैं, और जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, पहले तो ये बताइए, मेरा अपना भी इंटरेस्ट है कि मतलब अचानक से अनाउंसमेंट होती है कि सुरजीत सिंह ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, तो कहाँ से, आपका अपना बैकग्राउंड क्या है, कहाँ आपने पढ़ाई की है, और पूरी अपनी क्वालिफिकेशन थोड़ा बताएंगे? जी, ये देखिए, जिस तरीके का जो चमत्कार ये हुआ एक तरह से कि एक छोटे से कार्यकर्ता को प्रदेश की जिम्मेदारी दे देना, इस तरीके का जो चमत्कार है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही पॉसिबल है। भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों में या जो रिवायती पार्टियां हैं, इनमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पे चेन सिस्टम चलता है। यहाँ पे राजा का बेटा ही राजकुमार बनता है, या फिर किसी बड़े एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर के बच्चे को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, बड़ा पद दिया जाता है। इस तरीके का जो कल्चर है ये आम आदमी पार्टी में है। जैसा नाम है वैसा काम है। अगर बात करें तो मैं अन्ना मूवमेंट से ही पार्टी के साथ जुड़ा था, और समय समय पर जब भी पार्टी ड्यूटी असाइन करती थी, चाहे वो आपका पंजाब का इलेक्शन हो, हरियाणा का सर्वे हो, या फिर उत्तराखंड और यूपी का हो, या फिर दिल्ली का जो है एमसीडी का, या फिर लोकसभा और इसका विधानसभा का इलेक्शन हो, तो उसमें जब भी ड्यूटी जहाँ पे भी पार्टी ने लगाई, वहाँ पे मैंने काम किया। और ये जिस तरीके से एकदम से जब अनाउंसमेंट होती है कि आपको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाता है, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। मैं खुद हैरान था कि ये किस तरीके से पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी। पर बहरहाल हम तो पार्टी के सिपाही है। पार्टी जहाँ पे भी ड्यूटी लगाएगी, जब भी लगाएगी, जैसा भी बोलेगी, हम लोग वहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि हमें, मेरे जैसा इंसान, मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ करियर बनाने नहीं, करियर छोड़ कर आए हैं। मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि मैं बाय प्रोफेशन मैंने होटल मैनेजमेंट किया है, मेरी स्टडी चंडीगढ़ से हुई है, और उसके बाद कुछ हालात ऐसे थे कि मुझे ग्रेजुएशन भी प्राइवेट ही करना पड़ा। जो आदमी जितना बड़ा टारगेट लेके आया होता है, जितना बड़ा स्वार्थ लेकर आ रहा होता है, वो उतनी देर तक बना रहता है। कोई आदमी आता है कि मुझे पद प्रतिष्ठा मिलेगी और मेरा एक नाम होगा, जब उसको वो पद नहीं मिला, वो प्रतिष्ठा नहीं मिली, वो मान नहीं मिला, तो वो फिर चला गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आते हैं कि मुझे टिकट अगर मिलेगा, तो अगर टिकट मिलता है तो मैं रहूँगा, काम करूँगा, टिकट नहीं मिला तो मैं फिर निकल जाऊँगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी है। आपको लगता नहीं इस वक्त भी आम आदमी पार्टी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ टिकट के लिए आए हैं? कोई भाजपा छोड़ के आ रहा है, कोई कांग्रेस छोड़ के आ रहा है।
नहीं देखिए, हम लोग हमेशा ही ये बात बोलते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, जो घुटन महसूस कर रहे हैं इन रिवायती पार्टियों के अंदर, उनका स्वागत है, अच्छे लोगों का स्वागत है। पर जो टिकट के और इसके जो कंडीशनल बेस पे यहाँ पे किसी की भी कोई एंट्री नहीं है कि अगर आप ये सोचें कि भाई अगर कोई भाजपा से ज्वाइन कर रहा है या कोई कांग्रेस से ज्वाइन कर रहा है, उसके साथ पहले से ही साठगांठ हो गई है कि जी मंत्री पद आपको होगा, अगर सरकार बनती है आपको टिकट दिया जाएगा या आप इलेक्शन फाइट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे वॉलंटरली जो ज्वाइन करना चाहता है वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, क्योंकि पूर्व में यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम रहा है तो लोग कहीं ना कहीं डिवाइड हुए हुए हैं। तो उनको जो है अब आज एक बेहतर और एक ईमानदार विकल्प मिला है, तो इसलिए जो है वो लोग अगर आते हैं तो उनका स्वागत है। मैं आपका चलिए मेरा लास्ट में आपका विजन और सोशोलॉजिकल सामाजिक थॉट्स पे हम लास्ट में आएंगे। थोड़े से आपसे कुछ और मेरे सवाल थे कि हमने पहले भी ये ट्रेंड देखा आम आदमी पार्टी का, जब इलेक्शन होने होते हैं उससे ठीक पहले वो आ जाते हैं, मतलब पूरा अपना जितना सेटअप है वो लेके आ जाते हैं कि कहीं भी, चाहे वो पीछे भी यहाँ पे पिछले साल पंचायती राज के इलेक्शन थे तब भी एन इलेक्शन से 1 महीना पहले पार्टी उतरी थी। अभी इस इलेक्शन है तो 6-7 महीना पहले पार्टी ने पूरा दमखम लगाना शुरू कर दिया है। तो सिर्फ इलेक्शन से पहले क्यों आम आदमी पार्टी जागती है? क्यों ना, जब से आप पार्टी को बने हो तो 6-7 साल हो चुके हैं, तो रेगुलर प्रोसेस क्यों नहीं है आप लोगों का? देखिए ये तो शायद आपको नहीं दिखा होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के हम लोग 11 से 12 साल मतलब 10 से 11 साल हो गए पूरे बने हुए, 2012 में पार्टी बनी है। तो हम लोग सड़कों पे हैं, हम लोग दिखाने के लिए काम नहीं करते। जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस में चलता है कि वो लोग करते कम है दिखाते ज़्यादा हैं, क्योंकि ये गरीब लोगों की पार्टी है, आम जन की पार्टी है। और हमारे ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों से तो कोई लिंक है नहीं कि जहाँ पे पैसा आता हो जिसको हमें प्रचारित करना हो, प्रसार करना हो, बड़े बड़े होर्डिंग लगाने होते हैं, ऐसा काम नहीं है। हम लोग तो सड़कों में मामूली घरों से आए हुए लोग हैं, सड़कों पे काम करते रहते हैं, सड़कों पे ही लोगों के मुद्दे उठाते रहते हैं, जो उनकी समस्या उनके साथ खड़े होते हैं। तो ये इसलिए आपको लगता है शायद कि हम लोग इलेक्शन से पहले ही आए, जबकि ऐसा नहीं है। लगातार पिछले 10 सालों से हम लोग कार्यरत हैं। जो भी समस्याएं रही हैं, जो जिस लेवल पे भी हम लोग उठा पाएँ, हमने उठाने का प्रयास किया और लोगों के साथ हम लोग उनकी समस्याओं के साथ खड़े रहे हैं। सुरजीत सर, एक और आरोप आप पे लगता है कि बहुत जल्दबाजी करते हैं आप लोग रिक्रूटमेंट करने में, अपने कोई भी पदाधिकारी बनाने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता। आप लोग ऐसे कई मेरे पास इनपुट्स हैं कि जो जिनका करप्शन में इन्वॉल्वमेंट है या जिन्होंने कुछ ना कुछ करप्शन किया ज़िंदगी में, उनको भी आपने कहीं ना कहीं पद दे रखे हैं। बाद में हालांकि रियलाइज़ होता है, फिर उनको उनकी पावर्स कम की जाती हैं, उनको हटा दिया जाता है। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पिछले प्रदेश अध्यक्ष अनूप जी, वो तो मतलब बीजेपी में ही चले गए और बहुत बड़ा सेटबैक था आपके लिए उस वक्त की प्रदेश अध्यक्ष का एक दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना। तो क्या जल्दबाजी की जाती है या इलेक्शन के चलते जल्दबाजी हो रही है रिक्रूटमेंट में? देखिए, जो आप पूर्व अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो उनके लिए जो उनके किए हुए काम थे, तो कार्यकर्ता पहले से ही 5-6 महीने से उनके हटाने की मांग कर रहे थे कि भाई इनको हटाया जाए और किया जाए। थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि कुछ एक उनका ऐसा वाक़या देखने को आया जो आपत्तिजनक था, तो उस चीज़ को लेके बड़ा विरोध था। तो अगर गए तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि हर एक आदमी की अपनी मंशा है। अगर वो स्वार्थ हल होता है तो वो आदमी टिका रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आदमी जितना बड़ा स्वार्थ लेके आएगा वो उतनी देर इस पार्टी में अंदर टिका रहेगा, क्योंकि ये ईमानदार लोगों की पार्टी है। यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप खुद अगर पार्टी उनको हटा देती तो ज़्यादा अच्छा मैसेज आता आपके कार्यकर्ताओं के बीच? देखिए, वो सब चीज़ें हैं ऐसी है कि भाई उसमें पार्टी हटा देती या कुछ जो गलत था वो तो गलत है ही। तो उसमें पार्टी अपने सिस्टम से, पूरे सिस्टम से फॉलो करती है, उसको प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उस प्रोसेस में जिस तरीके से भी जो होता है तो चलता रहता है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों का आना जाना लगा रहेगा। विचारधारा है, और इस ईमानदार विचारधारा से जो आदमी जुड़ेगा, जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको पद से आप बिठाओ या उसको पद से हटाओ। मैं अपनी बात करता हूँ, आज मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, कल अगर मुझे पद से हटा देंगे तो मैं पार्टी छोड़ के थोड़ी भागूंगा, मुझे थोड़ी दूसरी पार्टियों में जाना है, क्योंकि मुझे ये विचारधारा अच्छी लगती है। मैं विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। जो आदमी विचारधारा से जुड़ेगा उसको पद प्रतिष्ठा से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी कांग्रेस का जो पैटर्न एक हिमाचल में होता है कि 5 साल के बाद यहाँ पे या तो बीजेपी को चुनती है जनता या तो फिर कांग्रेस को चुनती है। इतना बड़ा जो एक सेट माइंड सेट है हमारे लोगों का, यहाँ पे हिमाचल के लोगों का, कैसे आप उस चक्रव्यूह को भेदेंगे? मतलब ये बहुत लगता नहीं आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है? देखिए, इसको भेदने की ज़रूरत है ही नहीं और ये चक्रव्यूह जैसा है नहीं। पिछले 30 साल का इतिहास आप देख लीजिए कि एक बार भी कोई पार्टी रिपीट नहीं कर पाई। 30 सालों से ही हिमाचल प्रदेश की जनता ने इन दोनों पार्टियों को नकारा है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। अब 30 साल से
हिमाचल प्रदेश की जनता के पास कोई ऐसा मजबूत विकल्प नहीं था जैसा आज है। आज 68 की 68 सीटों पे आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। लोगों के पास एक ऑप्शन आ चुका है। लोगों ने समय समय पे, आपको पता होगा कि इससे पहले पंडित सुखराम जी को सत्ता की चाबी दी थी, उनकी 4 सीटें आई थी, सत्ता की चाबी उनको उनके हाथ में दी। पर बाद में क्या हुआ, सुखराम जी भी उसी पार्टी का रूप हो गए जहाँ से वो आए थे। अभी पिछले चुनाव की अगर हम लोग बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की जनता ने 2 निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पे जिता कर दिए। क्या हुआ, अभी दूसरा इलेक्शन आया नहीं, उससे पहले ही वो उसी पार्टी का रूप हो गए। तो समय समय पे जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो यहाँ पे अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की है, जो बदलाव लाने की कोशिश करी, इसलिए बदला जाता था, पार्टी को विकल्प नहीं था। अब ये क्या होता था कि 5 साल के लिए इन दोनों पार्टियों ने हिमाचल प्रदेश को किश्तों में गुलामी दी है। चलिए, आप कह रहे हैं कि मतलब अब लोगों के पास ऑप्शन है तो तीसरे विकल्प को चुन सकते हैं, ऐसा आपका कहना है। आपकी सर कैप आपने पहन रखी है इस वक्त, इस पे लिखा हुआ है एक मौका केजरीवाल को, और यही आपके सभी पोस्टर्स पे, आपके एडवर्टीजमेंट में और हर जगह यही चीज़ झलकता है कि एक मौका केजरीवाल को। तो क्या केजरीवाल जी, ऐसा तो है नहीं कि सीएम वहाँ पे रिज़ाइन देंगे दिल्ली में और यहाँ के सीएम बन जाएंगे? आपके पास अपना कौन सा चेहरा है यहाँ हिमाचल में जिसको आप प्रोजेक्ट करें एज अ सीएम? बीजेपी के पास चेहरा है, खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ऊपर मोदी जी हाथ रख के गए हैं भी कि हाँ, आपके नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। और कांग्रेस का अगर हम बात करें तो कांग्रेस हमेशा से कहती है कि हम जब जीत के आएंगे तो हमारी वो पार्टी मीटिंग होती है, उसी में हम लोग सिलेक्ट करते हैं। हालांकि उनमें बहुत सारे अपने आप को कहने वाले अभी हैं नेता जो कहते हैं कि हम सीएम कैंडिडेट हैं, अभी से वो शुरू हो चुका है उनकी पार्टी में। लेकिन आम आदमी पार्टी में तो अभी तक कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा है। वो हमेशा जो भी रैली होती है, केजरीवाल जी आएंगे, भगवंत मान आएंगे, वही रैली कुछ हंगामा कर पाती है। वैसे एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं दिख रही है इस वक्त। आपको क्या लगता है कि सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो जाति, धर्म, वर्ग और चेहरे की लिंक की नहीं है। यहाँ पे एक विचारधारा की बात है, और यह वो विचारधारा है कट्टर ईमानदारी की। देश में जो एक कट्टर ईमानदारी का जो एक प्रूफ जो करके दिखाया है वो अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। जहाँ तक आपका जो प्रश्न नंबर 1 है कि एक मौका केजरीवाल को, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक केजरीवाल जो गवर्नेंस का जो एक मॉडल बन चुका है वो एक ईमानदारी का एक सबसे बड़ा जीता जागता प्रूफ है। ये एक नाम ना रहकर एक विचारधारा बन चुकी है, हिंदुस्तान की राजनीति की विचारधारा बन चुकी है। केजरीवाल नाम लेना मतलब एक ईमानदार राजनीति की बात करना, तो उस तरीके से हैं। दूसरी बात ये है कि जो आप मुख्यमंत्री चेहरे की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये चेहरे रंग भेद की राजनीति आम आदमी पार्टी नहीं करती है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और ईमानदारी की बात करती है, लोगों के विकास की बात करती है। जो हम बोलते हैं, जो हम लोग सोचते हैं, जो लोग बोलते हैं कि भाई ये काम होना चाहिए, हम वो काम करते हैं। जो हमने बोला है, जैसे दिल्ली में हमने बोला स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और भी बहुत सारी, जो हमने नहीं भी बोला वो भी हमने करके दिखाया। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रिसेंट में हमारी पंजाब में सरकार बनी, हमने जो गारंटियाँ दी वो तो पूरी हो ही रही है। साथ का साथ कुछ एक चीज़ें हमने ऐसी की कि जैसे हमारे मैनिफेस्टो में दिल्ली में ये नहीं लिखा था कि 1 करोड़ रुपया जो है वो एक शहीद को दिया जाएगा, तो दिल्ली की गवर्नमेंट दे रही है। पंजाब के लिए हमारी गारंटी ये नहीं थी, हमारे मैनिफेस्टो में ये नहीं लिखा था कि हम नाजायज़ कब्ज़े जो इन माफियाओं के पास है वो छुड़वाएंगे। आज 10,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पंजाब के अंदर जो छुड़वा दी गई है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आम आदमी पार्टी करती है, ये ईमानदारी का प्रूफ है। भ्रष्टाचार के नाम पे अगर बात करें तो हमारे 1 महीने के अंदर जो पंजाब के अंदर एक स्वास्थ्य मंत्री जिनको बनाया गया था, वो डिमांड कर रहे थे किसी पार्टी से 1% लेने की, भाई 1% मेरा, बाकी 99% जो है वो आपका। तो उस 1% के चलते वो रिकॉर्डिंग किसी के पास नहीं था, वो प्रूफ किसी के पास नहीं था, ना अपोजिशन के पास था, ना किसी मीडिया के बंधु के पास था। पर हमारे मान साहब ने, जो पंजाब के जो सीएम हैं, जब उन्होंने बुलाया और इस्तीफ़ा लिया और एफआईआर की और जेल भिजवाया, तो इससे बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता। आज मैं बड़े चैलेंज के साथ ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये भाजपा और कांग्रेस हिम्मत करके दिखाए, किसी अपने मंदिर को अंदर कर, किसी अपने मंत्री को अंदर करके दिखाए। पर ये तो उल्टा बलात्कारी और रैपिस्ट जैसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको बचाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो यूपी में इतने बड़े मंत्री के खिलाफ वहाँ पे बलात्कार का जो आरोप लगा था और वो दोषी भी पाए गए, रात को जलाया जाता है शव एक पीड़िता का। तो ऐसे ऐसे काम को उनको बचाने के लिए पूरा काम और पूरा प्रयास किया गया। जब नहीं बचे तो लास्ट में फिर वो जो एक्शन हुआ सरकार का। बीजेपी या कांग्रेस से कोई बड़ा अभी हाल फिलहाल कोई संपर्क में है नेता आपसे जो पार्टी में आना चाह रहा हो? देखिए, कंडीशन के ऊपर तो बहुत सारे हैं जो कंडीशन रख रहे हैं, पर कंडीशन यहाँ पे मान्य नहीं है। विदाउट कंडीशन जो भी आना चाहे उसका स्वागत है। और अच्छे लोग कंडीशंस के ऊपर कौन, जो अभी मौजूदा मंत्री हैं या
एमएलए हैं बीजेपी के, क्या वो भी हैं लाइन में? देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंडीशन के ऊपर तो आने के लिए अभी तैयार हैं, बाकी इंतज़ार कर रहे हैं कि जी कल को देखते हैं, जब तक आचार संहिता लगती है टिकट मिलता है नहीं मिलता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पर कंडीशन यहाँ पे मानने वाले नहीं हैं। ये पार्टी असूलों की पार्टी है और असूलों पे चलती है। ये सत्ता पाने किस के लिए प्रकार की कंडीशंस रखते हैं वो लोग? बस यही कि हमें टिकट हमारा कंफर्म करें, हमारा मंत्री पद कंफर्म करें तो हम लोग आएँ। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ असूलों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। हमें सत्ता मिले ना मिले, हमें व्यवस्था मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी असूलों वाली एक पार्टी है और ये सत्ता के लिए कोई मतलब जिस तरीके के जो हथकंडे भाजपा जैसी पार्टी अपनाती है, मॉब लिंचिंग जैसी काम करवाती है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ व्यवस्था के लिए हमारी लड़ाई है, हमारी सत्ता पाने की कोई लड़ाई नहीं है। जी सर, बीच में एक वो आप बताएंगे, अफवाह थी कि उसमें कुछ सच्चाई थी। महेंद्र सिंह ठाकुर जो इतने बड़े कद्दावर नेता हैं भाजपा के, उनके आम आदमी पार्टी के संपर्क में आने की ऐसी खबरें उड़ी थी पीछे जैसे, तो क्या बोलेंगे, अफवाह थी कि था उसमें कुछ वजन? देखिए मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता और ना ही मैं लूँगा, पर हाँ ये चीज़ें हैं कि कुछ लोग हैं संपर्क में, ऐसे आज भी हैं कि जो देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की और टकटके लगा के कि हमें अगर कुछ मिल जाता तो हम लोग आएँ। मना भी नहीं कर रहे हैं लेकिन? नहीं, मना करने की वाली बात नहीं है। अगर बिना कंडीशन के और अच्छे लोगों को आना है तो मना कैसे मतलब महेंद्र सिंह के नाम पे मना नहीं कर रहे आपकी, उन्होंने संपर्क किया कि नहीं किया? ये सब चीज़ें संपर्क, ये सब चीज़ें तो चलती रहती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वाद विवाद होते रहते हैं, संपर्क बनते टूटते रहते हैं, तो ये तो कोई नई बात नहीं है, सब चलता रहता है राजनीति में। देखिए, मेरी जितनी बातचीत होती है ना यहाँ पे लोगों से ग्राउंड लेवल पे, तो उनका एक ऐसा सेंटिमेंट बन चुका है आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट कि दैट यू आर सपोर्टिंग खालिस्तानी पीपल एंड खालिस्तानी मूवमेंट। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और हिमाचल क्योंकि एक ऐसा राज्य है जहाँ पर देशभक्ति से की भावना बहुत ज़्यादा है लोगों में, पहले से बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आर्मी में जो रिक्रूटमेंट का रेट है, पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा होगा, जितनी हमारी आबादी है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फौजी हैं यहाँ पे। हमारे स्टेट में आप इसको कैसे काउंटर करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको आपकी पार्टी के लिए बहुत नेगेटिव जाती हुई दिख रही है इस वक्त? देखिए मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, जो खालिस्तान के जो झंडे लगे वाला जो आपका प्रश्न है, हमने इसके लिए प्रोटेस्ट किया, सांकेतिक हमने धरने दिए, हमने सरकार को ये जताया कि भाई जो इसमें आरोपी लोग हैं उनको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए। और लग कैसे गए, हिमाचल प्रदेश का ये लोकतंत्र का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा जो हमारा मंदिर है, जब वही सेफ़ नहीं है तो हिमाचल प्रदेश की जनता कैसे सेफ़ हो सकती है? ये सवाल आपको पूछने चाहिए इस सरकार से, जो सत्ता में सरकार है। प्रशासन किसके अंडर आ रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? तो हमने ये बातें उठाई, हमने इसका किया, पर इन्होंने जो कोशिश की थी, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भाजपा के ही लोग थे। इन्होंने एक मैनिपुलेट करने की कोशिश की कि लोग इस चीज़ में आ जाएंगे। इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैसेज ये देने का था कि पंजाब में जो है वो सरकार आम आदमी पार्टी की बन चुकी है। ये इसी तरीके से वो खालिस्तानियों की सरकार ही जो बोलते हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर लोग आए हैं, वो लोग खालिस्तानी कैसे हो सकते हैं? तो धर्म और जात की जो राजनीति है वो भाजपा को आती है। इस तरीके के प्रोपोगेंडाज ये खड़े करते हैं जब इलेक्शन आते हैं। इलेक्शन के दौरान में क्या होता है कि इनके आका और ये स्वयं जो स्वयंभू बने हुए हैं, ये खुद खतरे में आ जाते हैं। देखिए जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है, ना सिख है, ना ईसाई खतरे में है। जैसे इलेक्शन आते हैं तो सब पूरी हिंदुस्तान की पूरी जनता, जहाँ पे इनको मौका लगता है उनको डिवाइड करने का, वो सब खतरे में आ जाती है। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ना इनके आकाओं को कोई खतरा होता है, ना इनको कोई खतरा होता है। तो ये जो जात और धर्म की और वर्ग की जो राजनीति भाजपा करती है, ये यहाँ पे भी करने की कोशिश कर रही थी। लोग इनसे ये ना पूछे कि हमारे हॉस्पिटल कब ठीक होंगे, लोग इनसे ये ना पूछे कि हमारे स्कूल कब अच्छे होंगे। इसलिए इस तरीके के आगे चलकर भी ऐसे प्रोपोगेंडास खड़े किए जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन बहुत नज़दीक आने वाला है। इस तरीके से धर्म के नाम पे ये उन्माद पैदा करेंगे, लोगों को डिवाइड करने की और डराने की कोशिश करेंगे कि लोग धर्म के नाम पे लड़ें, धर्म के नाम पे हमारे साथ जुड़ें। मैं आपके माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर मात्र धर्म के नाम पर किसी राष्ट्र का विकास हो सकता तो आज नेपाल अमेरिका बना होता, क्योंकि नेपाल में तो ज़्यादातर हिंदू हैं, हिंदू ही हैं। और अगर मात्र धर्म के नाम पे किसी राष्ट्र का विकास होता तो मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान भी अमेरिका से आगे होता, क्योंकि वहाँ पे भी तो मुस्लिम बहुत है, वहाँ पे भी मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं। तो धर्म के नाम से ऐसा कुछ नहीं है। अगर हिंदुस्तान विविधताओं में एकता वाला देश है, यहाँ पे हर धर्म है, धर्मनिरपेक्ष देश है, इसको माना गया और संविधान के हिसाब से इसको मान्यता मिली है, तो ये कोई ऐसा नहीं है। 32 राष्ट्रों का संविधान पढ़ा गया था, तब इस देश का संविधान बनाया गया था।
बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। आ, आखिरी सवाल है सुरजीत जी, कि क्या विजन है आपका हिमाचल को लेकर, और क्या आप जनता को क्या वायदे करने वाले हैं आने वाले समय में? क्योंकि हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ओवरऑल अगर पूरे भारत के दूसरे स्टेट से कंपेयर किया जाए तो यहाँ गरीबी उतनी है नहीं जितनी दूसरे राज्यों में, हालांकि है यहाँ भी, लेकिन अगर दूसरे राज्यों से कंपेयर किया जाए तो उतनी नहीं है। तो यहाँ को लेकर आप क्या करेंगे? वहाँ आप दूसरे राज्यों में तो आप फ्री बिजली फ्री पानी करके आप वोट्स ले सकते हैं, यहाँ पर आपका क्या विजन रहेगा? देखिए, फ्री बिजली फ्री पानी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करवाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये फ्री भी नहीं है। ये एक विपक्ष के लोगों के द्वारा दिया गया एक नारा है, और अब वो ये चीज़ें हो सकती थी, आज वो भी इस लाइन पे चल रहे हैं। हालांकि नकल करने की ठाकुर जयराम ने कोशिश की थी कि भाई जिस तरीके से दिल्ली के अंदर 200 यूनिट फ्री में दिया जा रहा है, पहले इन्होंने 60 दिया, फिर इन्होंने 125 कर दिया, अब मिलेगा नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा, चुनाव तक मिलेगा, ये सब जुमलेबाजी होती है। अगर इनकी मंशा है और ये चाहते हैं कि ये चीज़ें की जा सकती है और ये लोगों का एक राइट है, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक मंत्री जो बनता है उसको 4000 यूनिट आप फ्री में दे सकते हो, और जो जनता है अगर उसको आप 200 यूनिट बिजली देने की बात करते हो तो उसको आप फ्री भी बोलते हो। अगर मंत्री जी को रेल का किराया, हवाई जहाज़ का किराया सब माफ़ है, पूरे फैमिली को माफ़ है, और उसी तरीके से अगर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में या फिर दिल्ली के अंदर महिलाओं का किराया माफ़ होता है तो उनके पेट में दर्द होती है। मंत्री जी को 4000 यूनिट बिजली फ्री मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, पर मंत्री जी के ड्राइवर को जो उनकी गाड़ी चलाता है, अगर उसके घर में 200 यूनिट फ्री में मिलता है तो मंत्री जी के पेट में दर्द होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बताना चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में हमारी यही बात है। आज हमारे को आज़ाद हुए 75 साल के आसपास हो गए, और 75 साल में मैं बताऊं आपको कि 1947 में जब ये देश आज़ाद हुआ था तो हमारा रुपया और अमेरिकन डॉलर की कीमत एक बराबर थी। आज आप देखिए कि $1 की कीमत 80 के पार हो चुकी है, 80 रुपये से पार हो चुकी है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन किस? ये भ्रष्ट ताकतें, ये भ्रष्टाचारी नेता, ये जो सिस्टम है, ये इसके लिए जिम्मेदार है। आपको मैं बताना चाहता हूँ हिमाचल के संदर्भ में आज 70,000 करोड़ के पार कर्जा हिमाचल प्रदेश के ऊपर हो गया है। कोई है इनके पास ब्लूप्रिंट कि कैसे वो कम होगा? कम नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 5-7 दिन पहले की खबर है कि ठाकुर जयराम जी ने 1500 करोड़ का कर्जा और ले लिया। किस चीज़ के लिए ले लिया? कि एम्प्लॉयज़ का टीए देना है, एम्प्लॉयज़ को खुश करना है कि आप हमें वोट दें, 2 महीने बाद 3 महीने बाद यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है तो आप हमें वोट दें। उनको खुश करने के लिए ये सारी योजनाएं बनाई जा रही है। उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं कि आज 70,000 से पार हमने कर्जे को पहुँचा दिया। उसको कम करने का इनके पास कोई स्कीम नहीं कि कैसे कम किया जाएगा। आपके पास क्या स्कीम है फिर उसको कम करने की? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। पहले हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करेंगे। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बिजली बनती है, सबसे महंगी बिजली हिमाचल प्रदेश को मिलती है, उस चीज़ को ठीक किया जाएगा। दूसरे तरीके से आपके माध्यम से ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास छोटे और बड़े रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस मिला के, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के है, चाहे वो फॉरेस्ट के है, चाहे किसी अदर डिपार्टमेंट के है, मिला के ये 6000 के करीब जो है ऐसे हमारे पास हैं। और अगर आप उसमें देखें, ये जो सारे रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस जो है वो मंत्री जी के या तो वहाँ पे चाहते हैं या उनके चमचे हैं। वो शराब और जुए के अड्डे बन चुके हैं। वहाँ पे कॉमन मैन की कोई एंट्री नहीं है, कॉमन लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, वहाँ पे आप बुकिंग भी नहीं करवा सकते, जबकि वो लोगों के पैसे से बनाई गई चीज़ें लोगों के काम आनी चाहिए। पर वहाँ पे क्या होता है कि मंत्री जी के नाम पे अभी आज की डेट में ये सब चीज़ें चल रही है। वहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है, वहाँ पे जुआ और शराब के अड्डे वो बन चुके हैं। तो ऐसी जगहों को इनको ठीक किया जाए। अगर मैं आपको मान के चलते मोटे तौर पर कि अगर एक रेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस में आपके पास 4 कमरे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात बता रहा हूँ कि कैसे सेट किया जा सकता है, तो ये 4 अगर मान के चलो, और मैं नहीं बोलता कि उसमें आप पर नाइट का जो स्टे है उसमें आप 5,000 या 7,000 रुपया उसका रेंट रखें, आप मात्र 1,000 रुपया रखें, ताकि कोई भी बाहर से टूरिस्ट आए और उसको रहने के लिए जगह मिले और वो 1,000 रुपये करके वो एक से। और अगर 6,000 से इंटू करोगे इसको तो आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट एक पर नाइट का हो जाता है। जबकि आप डाटा खंगालेंगे तो वहाँ पे उस रेस्ट हाउस, उस गेस्ट हाउस, उस सर्किट हाउस के लिए जो सरकार को उल्टा पैसा देना पड़ता है हर महीने। ये पैसा कहाँ से जा रहा है? ये हमारे आपके, ये लोगों के पैसे की तौहीन हो रही है। एक
ये एक तरह से मिसयूज़ हो रहा है। आप एक एग्जांपल दे रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें हैं जैसे उनको टूरिज्म से जोड़ के इस ऐसी तरीके ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है, यहाँ पे टूरिस्ट आ सकता है, क्योंकि ये अपने आप में हिंदुस्तान का हिस्सा होते होते हुए भी ये इसको एक स्विट्ज़रलैंड का नाम दिया जाता है, क्योंकि जो जिस तरह का इन्वायरमेंट एक स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, जैसे प्राकृतिक माहौल वहाँ पे है, वैसा ही हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो इसको भी हम लोग डेवलप करवा सकते हैं। ये तो मैं एक बात बोल रहा था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो अगर भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, भ्रष्टाचार बंद किया जाए, तो हिमाचल प्रदेश का कर्जा मुक्त किया जा सकता है, सारी चीज़ें फ्री में देने के बावजूद। दिल्ली में 2012 से पहले दिल्ली की सरकार भी तो घाटे में हुआ करती थी, आज वहाँ पे प्लस का बजट है, मुनाफे की सरकार है और सारी चीज़ें फ्री में दी जाती है। पहले तो कुछ भी 7.5 रुपये पर यूनिट हुआ करता था दिल्ली में, आज 200 यूनिट फ्री में मिल रहा है। बावजूद इसके बजट फायदे का है, घाटे का नहीं है। ठाकुर जयराम की तरह 1500 या 15,000 करोड़ रुपए सिर्फ एम्प्लॉइज़ों को या किसी और तंत्र को खुश करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे जिस तरीके से दिल्ली में हुआ, आपके माध्यम से ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि मात्र 100 दिनों के अंदर टैक्स कलेक्शन पंजाब के अंदर 27% बढ़ी। तो ये कारण क्या हुआ? ये है एक ईमानदार पॉलिटिक्स की बात। और ये भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म करेंगे? ये तो खुद ही भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारियों की पार्टियां हैं। इन्होंने अगर देना होता या करना होता, ये समाज की सेवा करनी होती, तो इतना कर्ज नहीं होता। और अगर ये कर्जा हुआ है हिमाचल प्रदेश के ऊपर, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारी सड़कें अच्छी है क्या? आप बता सकते हैं कि ये लोगों के ऊपर खर्च किया होगा इन्होंने? आप बताइए, अपनी स्कूलों की दुर्दशा देखिए आप। आज हमारे को, आपको, सबको अपने बच्चे मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों का हालात अच्छे नहीं हैं, सिस्टम नहीं है। आप दवाई की बात करते हैं, इलाज की बात करते हैं, क्या हॉस्पिटल हमारे इतने अच्छे हैं कि आपके हर टेस्ट, हर दवाई आपको हॉस्पिटल के अंदर से मिलती हो? ऐसा कुछ है? यहाँ पे कुछ नहीं है। आपको सरकारी हॉस्पिटल से सिर्फ डॉक्टर पर्ची तो लिखता है, दवाई आपको केमिस्ट से लेनी पड़ती है और टेस्ट आपको कहीं और से करवाने पड़ते हैं। ऐसा इलाज जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी 70,000 करोड़ का कर्जा जो हिमाचल प्रदेश के लिए इन्होंने लिया है, वो गया कहाँ? इन सब भ्रष्टाचारियों की जेब में है और यहाँ से निकाला जाएगा और लोगों की सेवा के लिए लोगों के ऊपर खर्च किया जाएगा। चलिए सर, जाते जाते लास्ट क्विक सा एक आपने बताना है, हाँ, यस या नो में, क्या सुरजीत ठाकुर सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के? देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जो पार्टी इसके ऊपर निर्णय लेगी सब चीज़ें से। मैं तो एक सिपाही हूँ, जहाँ पे ड्यूटी लगाएगी पार्टी उस तरीके से होगा और इसमें एक व्यक्ति विशेष की कोई वो नहीं होती कि भाई उसके हिसाब से होगा। हमारी पार्टी ने पंजाब जैसे बड़े सूबे में मुख्यमंत्री का जो चेहरा दिया वो लोगों से पूछ कर दिया, तो मुझे लगता है कि पार्टी यहाँ पे भी लोगों से पूछ कर चेहरा देगी, तो जिसका भी नाम होगा, क्योंकि हम चेहरे और जाति रंग भेद की राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, कट्टर ईमानदार राजनीति करते हैं। तो ये तो समय आने वाला ही बताएगा, जो जब भी क्लियर होगा तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा। जी, ये थे सुरजीत ठाकुर, आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। कुछ तीखे सवाल हुए इनसे, कुछ इनके एजुकेशन बैकग्राउंड और विजन के बारे में पूछा गया। कैसी लगी आपको इंटरव्यू, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए इसे। हम अगर हमारा चैनल आप यूट्यूब पर देख रहे हैं ये इंटरव्यू, तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप फेसबुक पर ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो या लाइक करना ना भूलें। सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।